चलिए, बिफोर स्टार्टिंग द सेशन, अगर लास्ट ईयर के कुछ क्वेश्चंस थे जैसा आप लोगों के, तो उन्हें आप पूछ लेंगे। और सुबह की प्रैक्टिस क्लास से रिलेटेड अगर कोई क्वेश्चन हो, कोई क्वेरी हो, तो उसे भी आप डिस्कस कर लेंगे। ठीक, उसके बाद हम इसे शुरू करते हैं। सर आपने पवन मुक्तासन सीरीज में 2 में जो पवन मुक्तासन बताया था उसका क्लियर करना है। ठीक है, वो बता रहा हूँ। और कोई क्वेश्चन? ठीक है, सुबह की प्रैक्टिस क्लास से रिलेटेड किसी को कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। ठीक, और एक और चीज मैं क्लियर कर दूं, आज दिन में भी इसके ऊपर बात हो रही थी, कुछ स्टूडेंट पूछ रहे थे जैसे हमारे सीक्वेंस में अभी तक क्या नहीं चीजें एडअप नहीं हुई है, जैसे इन्वर्जन के कोई भी पोजेस और ये वाले जो डाइजेशन को वो करते हैं, एनहेंस करते हैं, वो कोई भी पोजेस उस सीक्वेंस में नहीं डाले हैं अभी। ठीक है, तो ऐसा इसी वजह से है क्योंकि ये शॉर्ट सीक्वेंस है, ये इजी और जर्नल सीक्वेंस है। धीरे धीरे सीक्वेंस में बढ़ता रहे। ठीक है, अभी जैसे स्टैंडिंग पोस्चर, ठीक है, फिर नीलिंग, और ऐसे करके हमारे प्रोन सुपाइन अलग अलग पोजीशन है, ये पोजीशन धीरे धीरे बढ़ती रहती है। ठीक है, अब एक कंप्लीट सीक्वेंस का मैं एक पीडीएफ मंडे में डालूंगा। ठीक है, तब आपको थोड़ा बहुत आइडिया आएगा कि इतनी बड़ी हमारी क्लास होने वाली है। बट उस चीज के लिए हमें शुरुआत से कुछ छोटी चीजों को स्टॉप करना आना चाहिए। तभी क्या है, अभी 3 लोगों को एक क्लास दी जा रही है, उसके बाद 2 लोगों को एक क्लास दी जाएगी, और उसके बाद एक अकेला सिंगल इंडिविजुअल पूरी की पूरी क्लास को संभालेगा। ठीक है, ऐसे करके टीचिंग की क्लास बनती है। ओके, और दूसरी चीज, जैसे लास्ट टाइम का क्वेश्चन था कि पवन मुक्त आसन सीरीज को मैंने स्थूल व्यायाम कहा था। ठीक है, और उसमें पवन मुक्त आसन भी है, गत्यात्मक चीजें तो है ही, बट साथ में पवन मुक्त आसन भी है। ऐसा क्यों है? ठीक, आसन प्राणायाम मुद्रा बंद के उस सीरीज में वो उस लॉ को क्यों तोड़ रहा है? ठीक है, और उसे क्यों डाला गया है उस जगह पे? तो मैं फिर से आपको उसी बात को याद दिलाऊं कि जो स्थूल व्यायाम और सूक्ष्म व्यायाम, ठीक, मेन तो आपने उनका प्रिंसिपल याद रखना है। सूक्ष्म व्यायाम क्या कर रहे हैं, स्थूल व्यायाम क्या कर रहे हैं। ठीक, सूक्ष्म नाड़ियां और स्थूल नाड़ियां, एक चीज। दूसरी चीज, जो स्वामी धीरेन्द्र जी हैं, उनके अकॉर्डिंग जब सूक्ष्म व्यायाम बताया है, तो उनका जो मेन गोल है, ठीक, वो सूक्ष्म नाड़ियों और स्थूल नाड़ियों में ऊर्जा का प्रभाव बढ़ाने के लिए है। ठीक, पर अगर आप आसन प्राणायाम मुद्राबंध किताब खोलते हैं तो उसके इंडेक्स में ही देखना पवन मुक्त आसन सीरीज को उन्होंने क्या कहा हुआ है। ठीक है, उन्होंने कहा है कि उदर के जो रोग हैं या पाचन शक्ति को बढ़ाने वाले उन रोगों के लिए, ठीक है, उस सीरीज को बनाया है। तो उनका मेन मोटो क्या है, वो चीज है। उनमें सूक्ष्म व्यायाम तो चुने हैं, ठीक, पर सूक्ष्म व्यायाम कौन से चुने हैं जो क्या करें, पाचन शक्ति या उदर को, ठीक है, यानी कि पेट के हिस्सों को मजबूती दे। ठीक, इस वजह से उन जगहों पर इस आसन को भी डाला है, पवन मुक्त आसन को भी डाला। ठीक, क्योंकि उनका मेन मोटो है, जो मेन गोल है, वो उदर से संबंधित जो भी व्याधियां हैं वो दूर हो। ठीक, उनके चलने का जो रास्ता है, मार्ग है, वो वैसा है। और धीरेन्द्र ब्रह्मचारी जी वो सिर्फ किसके ऊपर फोकस करते हैं, जो स्थूल नाड़ियां। ठीक, इसी वजह से प्रिंसिपल तो फिर भी सेम ही रहेगा कि स्थूल व्यायाम के भीतर क्या आएंगे, गत्यात्मक चीजें ही आएंगी। ठीक, अब वो सीरीज में उसको डालने का मोटो क्यों है, क्योंकि आसन प्राणायाम मुद्राबंध जो पुस्तक है, उसका जो मेन गोल है वो क्या है, उस सीरीज को बनाने का जो मेन गोल है वो है उदर के संबंधित अंगों में स्वास्थ्य को बढ़ाना। इस वजह से उस जगह पे वो आसन होता है। पर अगर आप समझेंगे स्थूल व्यायाम क्या है, स्थूल व्यायाम के भीतर हमें पवन मुक्त आसन को डालना चाहिए तो नहीं। तो एक स्थूल व्यायाम क्या होगा, गत्यात्मक चीजें ही आएंगी उसमें। देखिए, आप धीरेन्द्र ब्रह्मचारी जी ने जो स्थूल व्यायाम बताए हैं, उसमें से कोई भी ऐसा नहीं है जो गत्यात्मक ना हो। ठीक है, उनमें गति जरूर आएगी, वो तेजी से क्या करेंगे, आपकी चेतना को ऊपर और नीचे ले जाएंगे, और हृदय की गति को धीरे धीरे बढ़ाएंगे, जिससे वो क्या हो, स्थूल नाड़ियां उस जगह पर, स्थूल नाड़ियों में ऊर्जा का संचार बढ़े। ठीक, तो सीधा सा उत्तर यही है कि आसन प्राणायाम मुद्रा बंध का जो गोल है, जो लक्ष्य है, ठीक, वो दूसरा है बस। ठीक, तो जहां पर तक आप क्या देखते हो, उस पुस्तक में गत्यात्मक चीजें देखते हैं, उस जगह तक आपको क्या मिलेगा, स्थूल व्यायामों का वर्णन मिलेगा। ठीक, मैंने क्यों आसन प्राणायाम मुद्रा बंध पुस्तक का नाम लिया उस दिन, वो लेने का सिर्फ एक ही मोटो है। ठीक,
अगर आपके पास धीरेन्द्र ब्रह्मचारी जी की पुस्तक नहीं है, ठीक, तो आपने देखा होगा कि उन स्थूल व्यायामों को, जो 5 मैंने स्थूल व्यायाम उस दिन दिखाए थे, उसके बाद पीडीएफ आपको दी थी, उन स्थूल व्यायामों को शायद आपने पहले नाम ना सुना, या कुछ का नाम आपने सुना हो, कुछ का, 5 का आपने नाम ना सुना, ठीक, तो आपको समझने में बहुत दिक्कत होगी कि क्या चीजें स्थूल व्यायाम के भीतर आती, ठीक। पर अगर आपके पास वो पुस्तक है तो उसमें जैसे चक्की चालन जैसा आसन, ठीक, उससे आप थोड़ा बहुत समझ सकते हैं कि अच्छा स्थूल व्यायाम कैसे कार्य करते हैं, नौका चालन है, चक्की चालन है, ठीक, उन आसनों से आप रिलेट कर सकते हैं कि अच्छा स्थूल व्यायाम की जो प्रक्रिया है वो कैसे है। और जब जैसे मुझे अगले दिन वो पीडीएफ मिल जाती है तो तब मैंने उसे वो शेयर कर दी। जैसे उसमें से अगर आप देखेंगे सर्वांग पुष्टि है, 5वां वाला जो स्थूल व्यायाम है, वो बहुत हद तक मिलता है किससे, आपके चक्की चालन से, ठीक है। चक्की चालन आप बैठकर सिटिंग पोजीशन पर करते हैं और सर्वांग पुष्टि आप खड़े होकर करते हैं, ठीक है। वो बहुत रिलेटेबल है, इस वजह से आसन प्राणायाम मुद्रा बंधु पुस्तक का नाम लिया गया है, सीरीज को देखने को कहा गया है, ठीक। तो सीरीज में जहां तक गत्यात्मक चीजें हैं वो तो स्थूल व्यायाम है, ठीक, पर जो क्या करती हैं स्थूल व्यायाम के प्रिंसिपल को तोड़ती है, ठीक है, वो स्थूल व्यायाम के भीतर नहीं रखी जाए, ठीक। स्थूल व्यायामों के जो कार्य करने का तरीका है, स्थूल नाड़ियों में ऊर्जा का संचार बढ़ाने के लिए किया जाता है, स्थूल नाड़ियों में ऊर्जा का संचार बढ़ाने के लिए आपने गत्यात्मक चीजों को यूज करना पड़ता है, यानी कि भीतर के जो काइनेटिक सिस्टम है, बॉडी के अंदर जो काइनेटिक सिस्टम है उसे यूज करना, ठीक, उसे एक्टिवेट करने के लिए आपने गत्यात्मक यानी कि डायनामिक चीजें करनी, ठीक। होप आप क्लियर। सर क्या आप मोटा मोटा बता सकते हैं स्थूल नाड़ियां कौन सी है और सूक्ष्म नाड़ियां कौन सी है? देखो नाड़ियों का तो आप उल्लेख अगर क्या देखना भी चाहेंगे बुक्स में भी, टेक्स्ट में भी, 72,000 है। ठीक है, तो बहुत ज्यादा वो नाड़ियां हैं, ठीक। अगर मोटा मोटा मैं बताऊं तो इन्हें अंगों से वो किया जाता है, ठीक है। अंगों में जैसे जो बड़ी बड़ी मसल्स हैं, ठीक है, उनके इर्द गिर्द जैसे आप कंपाउंड एक्सरसाइजेस करते हैं ना, उसमें जो बड़ी बड़ी मसल्स हैं, जॉइंट्स हैं, ठीक है, बड़े बड़े बोन्स हैं, उनके इर्द गिर्द कहा कि ये नाड़ियां मौजूद हैं अधिक मात्रा में, ठीक है। अगर आप बड़ी मसल्स को यूज करते हैं, जैसे आपकी थाइस की मसल्स, ठीक, ये इन मसल्स को आप यूज करते हैं, बैक की मसल्स को यूज करते हैं, तो इसके भीतर क्या होंगे, स्थूल नाड़ियां इससे जुड़ी हुई है। नामों को याद करने से अच्छा आप क्या कर सकते हो, अंगों को याद कर सकते हो, ये बड़े जिन जगहों पे, और सूक्ष्म व्यायाम क्या है, जिन जगह पे छोटे छोटे जॉइंट्स, ठीक है। तो आपने देखा कि आप हाथों की, फिंगर्स की, ठीक है, इन जगहों के जॉइंट्स को जब आप धीरे धीरे रोटेट करते हैं और इनकी गति भी कम होती है सूक्ष्म व्यायाम में, स्थूल व्यायाम में क्या है, गति थोड़ी सी तेज है और मसल्स भी बड़ी बड़ी, ठीक है, तो उन जगहों पे क्या है, स्थूल नाड़ियां मौजूद होती है। तो मैं नाम ना बताते हुए आपको सीधा मुद्दे की बात ही बता रहा हूँ कि आप बड़ी नाड़ियों को अगर आप एक्टिवेट करना चाहते हैं, स्थूल नाड़ियों को, तो आप बड़े अंगों को इस्तेमाल करें, कंपाउंड एक्सरसाइजेस को डालो डायनामिक फॉर्म, ठीक। धन्यवाद सर। और किसी को कोई सवाल? तो विजय सर, मतलब यू आर सेइंग द asanas which are dynamic process, those are the स्थूल asanas, right? Like एक इसमें एक है, एक आसन इसमें दे रखा है, जो प्लो आसन होता है, उसका प्लो आसन में ध्रुता हलासन दे रखा है, which is you're going back and forth, so that comes in the, है ना, तो वो गत्यात्मक हो गया, तो that is again the स्थूल आसना। और एक डायनेमिक बैक स्ट्रेच पोज है जिसमें गत्यात्मक पश्चिमोत्तानासना, राइट, है ना? ओके, जी, यही कॉन्सेप्ट है। द कॉन्सेप्ट इज दैट कि आप जो भी मूवमेंट वाले हैं विद डायनेमिक वंस, जो भी आसन है वो स्थूल में आ जाए, ठीक। अब देखिए क्या है इसमें एक और कंफ्यूजन वो है, मैंने अभी तभी मैंने उस पॉइंट को बता दिया कि स्थूल नाड़ियां कहाँ मौजूद है, आपके बड़े अंगों के इर्द गिर्द, ठीक। अगर आप क्या करते हैं, तेजी से सिर्फ हाथ को मूव करते हैं, क्या ये स्थूल व्यायाम के भीतर आएगा, ठीक, क्योंकि जॉइंट बहुत छोटा है, ठीक है, इसके इर्द गिर्द आपकी स्थूल नाड़ियां उतनी ज्यादा मात्रा में मौजूद नहीं है। या आई गॉट इट दिस थिंग व्हाट यू आर सेइंग, या ओके। तो देखो सर फिर से मेरा एक बेसिक क्वेश्चन है, नाड़िया मीन्स नर्व ना? नाड़ियां मीन्स एग्जैक्टली नर्व नहीं होगा, अगर नर्व ही होता तो नर्व को तो एक्सप्लेन करना आपके एनाटॉमी की बुक से थोड़ा बहुत इजी होता, ठीक है। नाड़ियां क्या है, ऊर्जा के पाथ है, ठीक है, ऊर्जा जिन जगहों से बहती है, ठीक। तो जो वो है आपकी नर्व्स हैं, वो क्या है, फिजिकल बॉडी से ही ज्यादा अटैच्ड,
जी ठीक। सर। पर जैसे आपके पास डिफरेंट कोश हैं, डिफरेंट शरीर है, ठीक है, उनके बीच जो जोड़ बनाई रखती है, अब भीतर आनंदमय कोश से जो अन्नमय कोश तक, ठीक है, इन सबको जिंदा रखने वाला, आपस में जोड़े रखने वाला कोई ऊर्जा का क्या होना चाहिए, मार्ग होना चाहिए। उस मार्ग को नाड़ियां का, ऊर्जा पाथ ही लिखेंगे फिर, ठीक, मन में सेट करेंगे। ठीक, ओके, पाथ ऑफ एनर्जी इज कॉल्ड नाड़ी। थैंक। हाँ जी। और किसी को कोई सवाल या कोई चीज अगर जोड़ना चाहते हैं आप इसके ऊपर, तो इसके लिए भी वेलकम। ओके, देन आज का हम टॉपिक शुरू करते हैं। ठीक, ये छोटा सा टॉपिक है और इसे डिटेल में आप ऑलरेडी हट्टा योगा में पढ़ रहे हैं, ठीक है, हमारे राधा जी आपको पढ़ा रही है वो। ठीक, तो इसमें हम प्रिंसिपल्स ऑफ षटकर्म एंड टाइप्स ऑफ षटकर्म, ठीक है, इन ये चीज आज का हमारा टॉपिक रहेगा। ठीक, इसके इर्द गिर्द हम इन चीजों का अभ्यास क्यों करते हैं, क्या इसका स्थान है, क्यों इन्हें करना चाहिए, ठीक, और इनके टाइप थोड़ा बहुत आप डिटेल में राधा जी से पढ़ते हैं। ठीक, चलिए, तो आज के टॉपिक की डेट डाल लीजिए आज की, और ऊपर से टॉपिक डाल लीजिए प्रिंसिपल एंड टाइप ऑफ षटकर्म। ठीक, ओके। तो षटकर्म शब्द ही अपना अर्थ बता रहे हैं साथ में, ठीक है, षट 6, कर्म कार्य, ठीक है, 6 वो क्रियाएं हैं जो क्यों की जाती हैं, मेनली इनके जो कारण है देखिए वो 3 माने गए हैं। ठीक है, जैसे हम क्या रखते हैं, इसे क्लेंजिंग के तौर पर यूज करते हैं, ठीक है, यानी कि डिटॉक्सिफिकेशन, क्लेंजिंग या सफाई के लिए यूज किया, ठीक है। दूसरा इसका क्या उद्देश्य है, ये दोषों को क्या करता है, बैलेंस फॉर्म में लाता है। ठीक, दूसरा इसका गोल है, एक तो क्लेंजिंग करेगा, ठीक, और मतलब कि मलों का निष्कासन करेगा, शरीर से मलों को बाहर निकालेगा तो अपने आप क्लेंजिंग हो जाएगी। ठीक है, तो मलों का त्याग करना पहला गोल है। दूसरा गोल है आपका दोषों को शांत करना है, बैलेंस द दोषास, ठीक है, संतुलन बनाना दोषों के बीच में। और अंत में आपका जो मेद कह सकते हो, मेद बैलेंस, ठीक, या सफाई के लिए भी यूज किया जाता है, मेद शोधन इसे कहा जाता है। ठीक है, मेद क्या चीज है, फैट, ठीक है, उन चीजों की कमी के लिए, ठीक, तो एक्सेसिव फैट को भी रिड्यूस करने के लिए इसे यूज किया जाता है। ठीक है, तो मेद और फैट एग्जैक्टली तो सेम चीजें नहीं है, बट जब आप इंग्लिश ट्रांसलेशन देखेंगे मेद का, तो मेद को फैट ही कहा है। ठीक है, तभी मैं इस जगह पे मेद शोधन ही आपसे वर्ड यूज कर रहा हूँ। ठीक, तो इसके रिलेटेड जो पहला क्वेश्चन वो बन जाता है, वो कैसे बनता है कि षटकर्म के लक्ष्य क्या है, ठीक है, ये बेनिफिट ऑफ षटकर्म क्या है, तो ऐसे ही डाल दिया जाएगा कि पहला आपका 4 ऑप्शन दे दिए जाएंगे, 3 उनमें से यही होंगे, और चौथा मान लीजिए शरीर में दृढ़ता, ठीक है, या शरीर में हल्कापन, ठीक, या मन की शांति, कुछ ऐसा ऑप्शन दे दिया जाएगा साथ। ठीक है, और आपसे कहें चुना जाएगा कि इनमें से गलत ऑप्शन कौन सा। ठीक है, तो ये भी 1-2 बार आया हुआ क्वेश्चन है, इस वजह से इसे करवा दें। ठीक, ये 3 मेन जो इसके बेनिफिट्स हैं, ठीक, ये मलों का त्याग करेगा, दोषों को बैलेंस करेगा, और अंत में जो मेद समझ लीजिए शोधन, ठीक है, मेदों में भी शुद्धि या सफाई, ठीक, उसके लिए इसे यूज किया जाता है। मेद धातु का आपने नाम जरूर सुना होगा, ठीक है, ये प्योरली उसके साथ रिलेट नहीं होगा कि मेद ही फैट है, ठीक, पर उस प्रक्रिया में आप देखेंगे कि रस, रक्त, मांस, मेद, ठीक है, जो ये धातु है मेद, ठीक है, इसकी अगर अधिकता हो जाए तो तब भी हम षटकर्मों का इस्तेमाल करते हैं, ताकि शरीर में मेद शोधन हो सके, ठीक है, मेद की कमी हो सके। ठीक, अब षटकर्म क्या है और क्या क्या इनके नाम है, ठीक, तो इसे आप लिखेंगे, उसके बाद हम रूल्स देखेंगे डिफरेंट ग्रंथों के अकॉर्डिंग, और इसे मैं डिटेल में यहाँ ना पढ़ाते हुए आपको क्या करूंगा कि इसका जो पीडीएफ है, जो नोट्स हैं, उसे मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा। ठीक है, और मैं चाहूंगा कि उसके बाद आप उसे हल्का फुल्का देखने के बाद अगर उससे जो भी क्वेश्चन आपके निकले, ठीक, उसे हम डिस्कस करेंगे साथ। ठीक, तो षटकर्म में क्या क्या है उसे आप सर नंबर वाइज देख। हाँ जी, सर एक चीज पूछ रहा था। जो सम दोष जैसे आपने बताया कि दोषों को बैलेंस करने के लिए, तो ये वात पित्त कफ की बात कर रहे हैं ना? जी, ठीक है, थैंक यू।
ठीक है। अगर वात पित्त कफ तीनों दोषों में से कोई भी अधिक हो जाता है, ठीक है, तो ना बैलेंस करता है, उनके आपस में भी एक इक्विलिब्रियम सेटअप करता है, ठीक, क्योंकि तीनों का समावस्था में रहना शरीर के लिए बेहद ज्यादा जरूरी है, ठीक। ओके, देन जो 6 षटकर्म है उनके आप आराम से नाम लिख सकते हैं। धोती, बस्ती, पहला है धोती, दूसरा है बस्ती, नीति या नेति, ठीक, नौली, त्राटक और अंत है कपालभाति, ठीक। धोती, बस्ती, नेति, नौली, त्राटक और कपालभाति, ये 6 कर्म है, 6 क्रियाएं हैं जिनसे शरीर के मलों का शोधन होता है, ठीक, मेद का शोधन होता है, और इससे क्या है कि दोष भी शांत होता है, दोष भी बैलेंस हो जाता है, ठीक है। 3 गोल है, ठीक ठीक। तो इनके बारे में हल्का फुल्का देख लेते हैं फिर, ठीक। धोती क्या है, मतलब कि धोना, सफाई करना, ठीक है, इस वर्ड से धोती बना हुआ है, ठीक। तो अलग अलग ग्रंथों में तो क्या है, अलग अलग टाइप से धोती को एक्सप्लेन किया गया है, ठीक है, वारसार धोती, ठीक। तो इसका मैं पहले आपको पीडीएफ प्रोवाइड करूंगा, उसके बाद आप उसे रिलेट कर पाएंगे कि क्या ये चीज है, ठीक। धोती यहाँ पर समझ लीजिए सिर्फ धोने से इसके भीतर कौन कौन सी क्रियाएं आ जाती हैं, जैसे कुंजल क्रिया है, ठीक है, दंड क्रिया है, अगर आपने इसे देखा होगा। मैं वारिसार या इनका नाम डायरेक्टली क्यों नहीं ले रहा, अगर आपने नहीं देखी है तो रिलेट नहीं कर पाऊंगा, ठीक। पर अगर आपने कुंजल क्रिया देखी है, ठीक, तो भीतर से अंता धोती के भीतर आती है, तो सफाई करने से रिलेटेड है, ठीक। इसमें क्या होता है, सफाई करना भीतर के अंदर से, धोना होना, ठीक है, साफ करना, इससे निकला हुआ ये वर्ड है धोती, ठीक। बस्ती, जो अगले कर्म की अगर मैं बात करूं, बस्ती सारा का सारा जुड़ा हुआ है आपके नाभि के नीचे के अंगों से, ठीक। तो इस जगह पर हम क्या करते हैं, जैसे एनीमा आपने वर्ड सुना होगा, ठीक है, तो एनीमा करवाना ये किसके भीतर आता है, बस्ती के भीतर आता है। इसमें डिफरेंट टाइप के एनिमाज हैं और भी औषधियों को हम इस्तेमाल करते हैं, वो सभी के सभी किसके भीतर आती हैं, बस्ती के भीतर आती है। ये मेनली वात रोगों को क्या करता है, बैलेंस करता है, ठीक है। क्योंकि जैसे अगर आपने पढ़ा हो, थोड़ा बहुत इसे लिख भी लेना कि वात का जैसे स्थान क्या है, पित्त का जैसे स्थान क्या है और कफ का स्थान क्या है, ठीक है। तो उससे भी आप जज कर पाएंगे कि किस प्रकार का षटकर्म किस प्रकार के शरीर के दोषों को बैलेंस करता है, ठीक। जैसे मैं बात करूं वात की, ठीक है, तो वात का शरीर में प्रमुख स्थान जो बताया है वो नाभि से नीचे के अंगों में बताया है, प्रमुख स्थान, ठीक है, वात का प्रमुख स्थान नाभि के नीचे के अंगों में बताया गया है। अब जैसे इस जगह पे क्वेश्चन उठता है कि वात तो क्या है, जो प्राण है वो 5 प्रकार के हैं, ठीक है, आपके प्राण, अपान, समान, व्यान, उदान, और इनके भी क्या है, 5 प्राण है। अगर मैंने तो सुना है कि प्राण कहाँ होता है, आपके हृदय के इर्द गिर्द, ठीक है, उदान आपके फेफड़ों के ऊपर या मैं कहूँ गले के ऊपर, ठीक, व्यान पूरे शरीर में फैला हुआ है, और समान आपके पेट के अंगों के इर्द गिर्द है, और जो अपान है वो है आपके नाभि के नीचे, ठीक। तो दूसरे शब्दों में मैं कह रहा हूँ कि वात का जो प्रमुख स्थान है वो क्या है, नाभि के नीचे है। क्या ये दोनों वर्ड एक दूसरे को कॉन्ट्राडिक्ट कर रहे हैं? ऊपर से तो ये कॉन्ट्राडिक्ट कर रहे हैं, ठीक है, ऊपर से एक दूसरे को काटते हैं कि एक तरफ मैं बात कर रहा हूँ कि पूरे शरीर में प्राण यानी कि वायु फैली हुई है, पर फिर भी क्या है, वात का जो प्रमुख स्थान मैं बता रहा हूँ आपको वो क्या है, नाभि के नीचे, ठीक। तो इस जगह पे इस प्रमुख वर्ड पर ध्यान दीजिए, उन्होंने ये नहीं कहा कि सिर्फ नाभि के नीचे है, ठीक, उन्होंने कहा कि जो प्रमुख स्थान है वो नाभि के नीचे है, ठीक है। जो वात है, वात प्रकृति वाले जो होंगे व्यक्ति, अगर आपने प्रकृति पढ़ी है पहले, ठीक, या किसी सब्जेक्ट के अंदर अंदर आएगी अगर, तो वात के जितने भी रोग, ठीक, वो कहाँ से जुड़े होते हैं, ज्यादातर आपके नाभि के नीचे के अंगों से जुड़े, ठीक। और वात जो दोष है वो क्या करता है, बहुत बड़ा दोष है। इसकी बीमारियां अगर मैं बात करूं तो ग्रंथों में कितनी बताई गई है, 80 बीमारियां होती हैं आपकी वात के प्रकोपित होने से, यानी कि इनबैलेंस होने से। पित्त के प्रकोपित होने से आपकी 40 बीमारियां बताई गई हैं, और कफ के प्रकोपित होने से आपकी 20 बीमारियां बताई गई, ठीक है, आयुर्वेद में। तो इस जगह पर इन नंबर्स को याद रखने की ज्यादा कोशिश मत करो, ठीक है। एग्जाम्स में वो करने के लिए तो आपने वात यानी कि 80 बीमारियां, पित्त यानी कि 40 बीमारियां, और कफ यानी कि 20 बीमारियां, ठीक। पर ध्यान से देखो इनमें रेशियो क्या है, 1/2 का रेशियो है, ठीक है।
80 40 20, ठीक है। तो ये रेशियो क्या समझाना चाह रहा है सिर्फ कि वात की जितनी बीमारियां हैं ये डबल होती हैं किसके, पित्त की बीमारियों से, ठीक है। और जो पित्त की बीमारियां वो डबल है किसके, कफ की बीमारी, ठीक है। तो शरीर में सबसे ज्यादा जो बीमारी है यानी कि दोष उत्पन्न होते हैं बहुत जल्दी, ठीक, वो किसकी वजह से हो जाते हैं, वात की वजह से, ठीक। ये समझाना चाह रहा है। तो वात रोग के साथ कौन डील करेगा षटकर्मों में से, ठीक। वात रोग क्योंकि जो मुख्य स्थान है वात को, वो क्या है, आपके नाभि के नीचे, ठीक। तो नाभि के नीचे के स्थान के साथ कौन सा षटकर्म यूज किया जाता है, आपका आपका बस्ती कर्म, ठीक है। बस्ती उसके भीतर आती है, तो बस्ती डायरेक्टली आपके वात रोग को क्या कर सकती है, बैलेंस कर सकती है, ठीक है। वो उसमें ज्यादा कारगर होगी। अगर आप वात रोगों में ये जल नीति या सूत्र नीति करते हैं, ठीक, तो बहुत कम आपको फायदा, नेग्लिजिबल आपको फायदा दिखेगा। एक बार अगर आप बस्ती क्रिया को अगर इस्तेमाल करते हैं ऐसे में, तो आपको प्रमुख फायदा दिखेगा, ठीक है, बहुत बड़ा फायदा दिखेगा। ओके, तो इस जगह पे मैं धोती, ठीक। तो धोती किससे जुड़ा हुआ है, ठीक, क्योंकि वो अधिकतर क्या करता है, पेट और इंटेस्टाइन से रिलेटेड जो ऑर्गन्स हैं उनकी सफाई में इस्तेमाल होने वाला जो ये षटकर्म है, ठीक। तो पेट के इर्द गिर्द जो मुख्य स्थान है वो किसका बताया गया है, पित्त का, ठीक है। तो पित्त दोस्तों के लिए इस्तेमाल होने वाली जो क्रिया होगी वो कौन सी होगी, आपकी धोती होगी, ठीक है। ऐसे ही बस्ती कहाँ के किस दोष के लिए, मुख्यतः आपके वात के, ठीक है। वात दोष को बैलेंस करने के लिए बस्ती को इस्तेमाल में करें, ठीक है, इस्तेमाल में लाएंगे। ऐसे ही अगर नेति क्रिया की मैं बात करूं, तो नेति क्रिया कहाँ से जुड़ी हुई है, आपके नेति कहा जाता है जैसे ईएनटी स्पेशलिस्ट है अपने आप में, ठीक है। तो अगर मैं बात करूं जल नीति या सूत्र नीति, दोनों ही चीजों की, तो ये क्या करती है, नजल कैविटी के साथ आपके पूरे के पूरे इंटरनल ऑर्गन जो रिले आपके जुड़े हुए हैं मुंह और नाक से, ठीक है, इनकी पूरी सफाई करता है, ठीक। थ्रोट इन्फेक्शन में भी काफी कारगर देखा गया है इसे। तो ये मुख्य स्थान वैसे किस चीज का है, छाती से ऊपर कफ का है, ठीक है। तो एक कफ दोष को बैलेंस करने में इस्तेमाल होती है, ठीक। अगर मैं वात की बात करूं तो इस जगह पे किसका स्थान भी है, ठीक है, उदान वायु का भी, ठीक। पर आप क्या देखेंगे, मुख्य दोष को देखेंगे, तो मुख्य दोष कौन सा है इस जगह पे, वो है कफ, ठीक। तो नेति क्रिया कफ में सबसे ज्यादा मदद करेगी, ठीक। होप आप रिलेट कर पा रहे हैं। तीन चीजें हो चुकी, धोती, बस्ती, नेति। अगर मैं नौली क्रिया की बात करूं, नौली क्रिया को करते हुए आपने रामदेव जी को देखा होगा, ठीक है। तो पेट के अंगों को और नाभि के अंगों को क्या करना, इर्द गिर्द घुमाना, उनमें भी क्या लाना, जो उस जगह पे मसल्स क्योंकि उतनी ज्यादा एक्टिवेटेड नहीं है, ठीक है, उन्हें एक्टिवेशन में लाना। अगर उसे आप एक्टिवेशन में लाते हैं तो क्या होगा, उस जगह पे फैट नहीं होना चाहिए, ठीक। चलिए इस जगह पे किस चीज को समझना है, जैसे कहा जाता है जो लोग क्या करते हैं, वेट रिडक्शन करते हैं, ठीक है, वेट लॉस करते हैं, उनको ऐसा कहते हुए आपने बहुत बार देखा होगा कि मैंने महीने भर मेहनत की, एक्सरसाइज की, उसके बाद मेरा थोड़ा सा पेट अंदर चला गया, ठीक है, फिर मैंने क्या किया, कुछ ही दिनों खाना खाया और मेरा वापस पेट भर आ गया, ठीक है, ऐसा आपने जरूर देखा होगा। और वो लोग ऐसा भी कहते हैं कि हमें तो हवा पानी भी लगता है, ठीक है, हवा पानी भी अगर लेते हैं तो फिर भी पेट बढ़ जाता है, ठीक। क्यों ऐसा होता है, क्यों पेट के इर्द गिर्द बहुत जल्दी फैट लग जाता है, ठीक, और शरीर के बाकी अंगों में कुछ देर में या कुछ समय बाद लगता है, क्यों, क्योंकि फैट के जो एकोमोलेशन के लिए जरूरी चीज है वो क्या है, उन जगहों में मसल्स नहीं होनी चाहिए, ठीक। आप देखना कभी भी छोटे बच्चे का पेट बहुत बड़ा नहीं होगा, ठीक है, छोटे बच्चे का हर एक अंग, भले वो आप उसके हाथ देखें, वो पैर देखो, ठीक है, छोटी छोटी उंगलियां देखो, उसकी चेहरा देखो, वो सभी क्या होगा, मोटा सा होगा, ठीक है, मोटा यानी कि फ्लॉपी सा होगा, ठीक है। क्यों ऐसा, क्योंकि उसके शरीर में भी बहुत ज्यादा मांसपेशियां नहीं बढ़ी, ठीक। पर धीरे धीरे जैसे वो चलना फिरना, बात करना, ठीक, लिखना, सोचना समझना, ये सारी चीजें इस्तेमाल में लाता है, तो क्या होता है, उनके शरीर के उन जगहों पे क्या बनने लग जाती है, मसल्स बनने लगती है, ठीक है। और जिन जगहों पे मसल्स फॉर्म हो जाएंगी उन जगहों पे फैट उतनी जल्दी एकोमुलेट नहीं होगा, ठीक। अब अगर शरीर में क्या होता है, फैट एकोमुलेट है, तो क्या मतलब है उसका, उन जगहों पे उतनी फाइन मसल्स नहीं बनी है, ठीक। तो पेट के इर्द गिर्द बहुत देर में क्या होता है, मसल्स बन पाती है, क्योंकि पेट का इर्द गिर्द जो मसल्स है वो बहुत स्मूथ रहती है, ठीक है, जो आपकी ऑब्लिक की मसल्स हैं, ठीक है, या जिन्हें मैं एब्स कहूँ, ठीक है, वो उन जगहों पे मसल्स तो हैं, पर वो क्या होती है, उतनी ज्यादा एक्टिवेटेड फॉर्म में नहीं रहती, क्योंकि उनकी जरूरत नहीं है, ठीक। पर नौली क्रिया में क्या होता है, उस एरिया के एक्टिवेशन की भी बेहद जरूरत,
ठीक। तो नॉली क्रिया क्या करती है, उसके इर्द गिर्द जो फैट एक्यूमुलेट हो चुका है, यानी कि मेद, इस जगह पे मैं उस वर्ड को यूज करूंगा कि मेद का इस जगह पे शोधन करता है, ठीक है। और जैसे ही क्या होता है शरीर में, आपने फैट के रिडक्शन के ऊपर कभी ध्यान नहीं देना होता है, आपने क्या करना होता है, उन जगहों पे मसल्स को फॉर्म कर दो। मसल्स क्या करेंगे, अपने आप उन फैट को यूज कर देंगे। फैट रियली में क्या है, एनर्जी का सोर्स है, ठीक है। एनर्जी के सोर्स को आपने यूज करना होता है, ठीक है। अब यूज करने के लिए उस जगहों पे अगर मसल्स होंगी तो क्या करेंगे, इजीली उस सोर्स को यूज कर लेंगे, ठीक है। तो नॉली क्रिया क्या करती है, आपके पेट के इर्द गिर्द जो मसल्स है उनमें भी एक्टिवेशन लाती है। अब नॉली के जैसे कई क्या है फॉर्म, ठीक है। बाम नॉली यानी कि राइट से नॉली, ठीक है, लेफ्ट नॉली, मध्य नॉली और चक्र, ठीक है। ये तीन चार टाइप आपके बताए गए हैं। तो ये क्या है, डिफरेंट रीजन को धीरे धीरे एक्टिवेट करते हैं। जैसे पहले बाम नॉली, फिर आपकी दाएं हिस्से की नॉली, ठीक है। फिर आप उसे क्या करते हैं, धीरे धीरे उसमें मूवमेंट लाते हैं, ठीक। मध्य नॉली, फिर धीरे से नॉली को बीच में लाते हैं। तो मध्य नॉली का क्या मतलब है कि आप मसल्स को एक्यूमुलेट करिए, एक्टिवेट करके सेंटर में ले आता है, ठीक है। उसके बाद राइट लेफ्ट अगर वो घूमते रहे तो इसी को हम क्या बोलते हैं, चक्र कहते हैं, ठीक है। यानी कि जो गत्यात्मक नॉली है वो इसे कहा जाता है। तो क्या होगा, कब आप इसे मूव कर पाएंगे, जब आपके पास क्या होगा, इन इनवॉलंटरी मसल्स को वॉलंटरी एक्शन आ जाए, ठीक है। ये डीएक्टिवेटेड पड़े हुए हिस्से के ऊपर की जब एक्टिवेशन आ जाती है, तब क्या होती है, मॉलिक्यूल सिद्ध होती है, सफल होती है, ठीक। तो इससे क्या होता है, शरीर में मेद शोधन होता है। मेनली ये क्या करते हैं, मेद को और पेट से रिलेटेड जितने भी ऑर्गन्स है उसकी इंटरनल मसाज करते हुए उन जगहों पे ऊर्जा का संचार क्या करते हैं, यूनिफॉर्म करते हैं, ठीक। ऐसे आप इसे समझ सकते हैं। क्योंकि पेट से जुड़ी हुई जो बीमारियां होती है वो डायरेक्टली आपको इन्फ्लुएंस करती है मेंटली, ठीक। इसी वजह से क्या है, प्रैक्टिस से पहले षटकर्म करना बेहद जरूरी बताया, ठीक। रेदर आपके कोर के एक्टिवेशन की और कोर के मसल्स के एक्टिवेशन की साधना में उतनी ज्यादा जरूरत नहीं थी, पर क्या है, कोर की मसल्स डायरेक्टली कनेक्टेड है किससे, आपके माइंड से। अगर कभी आपका हाजमा खराब हो जाए, ठीक, या पाचन खराब हो जाए तो क्या होगा, आपका दिमाग भी उन दिनों डल हो जाएगा, ठीक। आपको डायरिया हो जाए तो आपका दिमाग भी डल हो जाए, क्योंकि उन जगहों से क्या है, आपके दिमाग की भी कुछ नसें जुड़ी हुई हैं और उसमें क्या होता है, इलेक्ट्रोलाइट भी बहुत ज्यादा बॉडी से कम हो जाती है। और इसी का अगर मैं दूसरा एग्जांपल दूं, आप हैवी खाना खा लें, ठीक, तो आप मेंटली भी हैवी हो जाते हैं, ठीक। क्योंकि शरीर के लिए बहुत ज्यादा जरूरी जो क्रिया है वो आपकी पाचन है, ठीक। तो इन जगहों पे भी पाचन को भी बहुत क्या दिया, इंपॉर्टेंट रोल दिया। और नॉली क्रिया क्या करती है, उस चीज को बहुत ज्यादा हेल्दी रख सकती है, उस एरिया को। तो आने वाले भोजन को वो क्या कर सकती है, जल्दी से पचा सकती है, ताकि क्या हो, पाचन में बहुत ज्यादा आपको समय ना, ठीक। ताड़ा की मुद्रा है, और या आप कहें किसे अग्निसार क्रिया है, वो नॉली में सहायक क्रिया है, ठीक है। उन्हें षटकर्मों में नहीं डाला है, उन्हें मुद्राओं में डाला है, ठीक। पर उन चीजों का अभ्यास करके आप क्या कर सकते हैं, नॉली क्रिया को और जल्दी सिद्ध कर सकते, सफल कर सकते, ठीक। धोती, बस्ती, नेति, नौली, त्राटक जुड़ा हुआ है आपके किससे, कंसंट्रेशन, ठीक। त्राटक जो वर्ड है, ठीक, उसका मतलब इन हिंदी या संस्कृत में कहूं तो धारणा है, ठीक है। धारणा से जुड़ा हुआ है त्राटक, मतलब एक पॉइंट पर अपनी धारणा को टिकाना, ठीक। और जैसे क्या होती है, आपकी धारणा एक पॉइंट पर टिकने लगती है, ठीक है, तो आपके शरीर में भी क्या आने लगती है, स्थिरता आने लगती है। जैसे आपने देखा है कि आप क्या करें, वृक्ष आसन करते हुए या ताड़ आसन करते हुए बहुत जल्दी इधर उधर अगर देखेंगे तो क्या होगा, आपका बैलेंस बहुत जल्दी बिगड़ जाएगा। क्यों ऐसा होता है, क्योंकि बैलेंस का बहुत ज्यादा रिलेशन आपके किससे है, आंख से, ठीक। तो त्राटक क्रिया में हम क्या करते हैं, आपकी आंख के इर्द गिर्द की जो मसल्स हैं, ठीक है, उनको भी हम क्या करते हैं, एक्टिवेट करते हैं, क्योंकि उसका बहुत ज्यादा जुड़ाव किससे है, दिमाग से। अगर जितना तेजी से क्या होंगे, आंख की मसल्स अगर बहुत ज्यादा लूज होंगी तो क्या होगा, आपका एक जगह पे कंसंट्रेशन उतना अच्छा नहीं होगा। इन्हीं चीजों पे पहले क्या किया जाता था, टीका लगाया जाता था, ठीक है। तो टीका लगाने से भी जो स्थान आपके आज्ञा चक्र का है, ठीक है, वो धीरे धीरे एक्टिवेट होता है। कभी आप जैसे सुबह पे टीका लगाते हैं तो टीका लगाने के बाद कुछ देर बाद आपको महसूस होने लगता है कि इस जगह पर कुछ लगा हुआ है, ठीक। बहरहाल क्या मैं समझाना चाह रहा हूँ कि ये एरिया, ठीक है, जो भूमध्य है, इस एरिया, या जब आप नाटक करते हो तो आप आपके टिप, नोज ऑफ द नोज के टिप पर भी क्या करते हैं, फोकस करते हैं, ठीक है। ये जो दो बिंदु है क्या करते हैं, आंखों को एक बिंदु पर टिकाने की कोशिश करते हैं, जिससे आंख से रिलेटेड जो मसल्स हैं, जो स्लीवरी मसल्स हैं, वो भी क्या होती है, उनपे भी एक्टिवेशन आने लगता है। और अगर उनपे एक्टिवेशन आ जाए, वो डायरेक्टली दिमाग की उस हिस्से से जुड़े हैं जो आपके कंसंट्रेशन को बढ़ाता है।
और कंसंट्रेशन की योग साधना में बेहद जरूरत है। क्यों जरूरत है? जैसे पहला ही आपका सूत्र है अथयोग अनुशासनम, अनुशासन में रहने के लिए आपको कंसंट्रेशन की बेहद जरूरत पड़ेगी। अगर आप भूल गए, आपका ध्यान ही नहीं रहा, तो अनुशासन तुरंत टूट जाएगा। हर वक्त इतना ज्यादा चेतन रहने की जरूरत है। उस चीज के लिए आपके भीतर क्या होना चाहिए? एक प्रकार की सजगता होनी चाहिए, एक प्रकार की धारणा होनी चाहिए, ठीक है, कंसंट्रेशन होना चाहिए। और अंतिम जो हिस्सा है इसका, वो कपाल भाती है, ठीक है, कपाल की शुद्धि, ठीक है। भाती मतलब इस जगह पे सफाई या शुद्धि से है, ठीक है। तो कपाल मतलब आपके माथे का रीजन, ठीक है, और मस्तिष्क भी आप इसे कह सकते हैं, ठीक है। मस्तिष्क के एक हिस्से का रीजन जो ज्यादातर जुड़ा है आपके कॉन्शियस माइंड से, ठीक है, उस चीज की सफाई करना है। और साथ में क्या है, नाभि से उत्पन्न एक धक्का, ठीक है, क्योंकि कपालभाति जब आप करते हैं तो सिर्फ नाभि के हिस्से को आप एक्टिवेट करते हैं, ठीक है। नाभि से उत्पन्न एक धक्का जिसमें आप सिर्फ क्या करते हैं, एक्सहेल पर फोकस करते हैं। उससे क्या होता है, तेजी से एक वायु का धक्का, जो पांचों जितने भी आपके ऊपर प्राण है, ठीक है, जैसे आप समान वायु को इस्तेमाल करते हुए तेजी से, नीचे से आपने मूलबंध लगाया, ठीक है, समान वायु को तेजी से धक्का पैदा करते हुए प्राण वायु के साथ, उदान वायु के साथ अपनी व्यान वायु को ऊपर की ओर एक चोट में धक्का देते हैं। तो किस जगह पे चोट करता है? आपके कपाल क्षेत्र पर चोट करता है, ठीक है। तो पांचों के पांचों जो क्या है, आपके प्राण है, वो एक साथ अलाइन होकर, ठीक है, ऊपर की ओर सब चोट करते हैं, ठीक। तो क्या है, आपके कपाल के क्षेत्र की शुद्धि होती है, आपके कपाल पर चमक आने लगती है, ठीक है। तो कपाल से ज्यादा रिलेशन किस चीज का है? सोचने और समझने का। कई कई लोग इतने ज्यादा बोझिल होते हैं जिनके, जैसे आप खुद को देखना, जब आपके सर दर्द हो, ठीक है, तब आपको बहुत ज्यादा क्रिएटिव ख्याल नहीं आता, ठीक। क्योंकि क्या है, अगर शरीर में बहुत ज्यादा मल इकट्ठा है तो बहुत ज्यादा क्रिएटिव ख्याल आना बहुत टफ है उसमें, ठीक है। क्योंकि उस वक्त क्या करेगा, शरीर आराम की डिमांड करेगा, या बीमार होने जैसा फील करेगा, बोझिल फील करेगा, ठीक। पर कपालभाति क्या करता है, कपाल के उन क्षेत्रों की सफाई करता है। तो क्या होता है, विचारों की भी शुद्धि होती है, मस्तिष्क की भी शुद्धि होती है, और धीरे धीरे क्या होने लगता है, अच्छे विचार भी आने लगते हैं। किसी का माइक ऑन है तो प्लीज उसे ऑफ कर लीजिए। अगर कुछ पूछना हो तो प्लीज वेलकम, बट आई शांतु जी, शायद आपका माइक ऑन है, प्लीज उसे ऑफ कर लीजिए, थैंक यू। ठीक, तो कपाल भाती से क्या होगा, कपाल के क्षेत्र की सफाई होती है। अब ऐसे अगर आप कपाल भाती के तीन जो प्रकार हैं, ठीक है, वात क्रम, ठीक है, व्युत क्रम और शीत क्रम, ठीक है। वात मतलब इस जगह पे वायु है, जिससे आप क्या करते हैं, वायु के जरिए अगर सफाई करते हैं कपाल क्षेत्र की, तो वात क्रम कपाल भाती कहलाती है, ठीक है। व्युत क्रम एवं शीत क्रम, ठीक, व्युत क्रम में हम क्या करते हैं, अपने नाक के थ्रू, ठीक है, पानी को भीतर लेते हैं और अपने मुंह से उस पानी को निकालते हैं, ठीक है, इस कैविटी से, ठीक है। नजल कैविटी से आप पानी को इनहेल करते हैं और अपने मुंह से पानी को बाहर निकालते हैं, ये व्युत क्रम कहलाता है, ठीक। आई होप सो। और शीत क्रम में हम मुंह में पानी भरकर नाक से बाहर निकालते हैं, ठीक। मैं शायद इस जगह पे कंफ्यूज हो रहा हूँ, बट मैं कंफर्मेशन आपको कल ही दूंगा, ठीक। यही अगर किसी को यही पता है तो राधा मैम ने पूछिए। बताया था सर परसों। ठीक है, ओके। सर एक ठीक बार है। और बताइएगा। वात क्रम वायु से जुड़ा हुआ है, ठीक। व्युत क्रम और शीत क्रम, ठीक है। व्युत क्रम आप नाक से सांस लेकर, ठीक, मुंह से उसे निकालते हैं, नाक से पानी लेकर, सॉरी, ठीक है। जैसे आप जल नीति में जो पानी वो करते हैं ना, ठीक है, यूज करते हैं, वैसा ही पानी उतने ही टेम्परेचर का, उसी रेशियो का, नमक के रेशियो का पानी आप क्या करते हैं, नाक से भीतर इनहेल करते हुए मुंह से निकालते हैं, ठीक। और शीत क्रम में आप उल्टा करते हैं, मुंह में पानी भरकर, ठीक है, जालंधर बंद लगाते हुए, ठीक, एक्सहेल करते हैं, तो क्या करता है, नाक से बाहर आता है, ठीक है, नाक से स्वतः ही बाहर आ जाता है वो, तो कपाल के क्षेत्र की सफाई करता हूँ, ठीक। इनमें से मोस्ट इफेक्टिव जो है वो आपका वात क्रम है, ठीक है, क्योंकि वात क्रम क्या है, बहुत ज्यादा अंगों के साथ जुड़ा हुआ है, ठीक। पर इफेक्टिव अगर वही है तो इन दोनों का यूज क्यों किया जाता है, देखिए, क्योंकि अगर वात क्रम कपाल भाती, क्योंकि अंत में तो वात क्रम कपाल भाती किया ही जाता है, अगर आप षटकर्म कभी करते हैं तो अंत में आपको वात क्रम कपाल भाती करवाया जाता है। क्यों करवाया जाता है, देखिए, अगर आप डायरेक्टली वात क्रम कपाल भाती करते हैं, ठीक, पर आपकी नजल कैविटी के इर्द गिर्द कफ इकट्ठा है, ठीक, और
आज के दौर में कफ क्या है, बहुत ज्यादा हाइड्रेटेड फॉर्म में, ठीक, मतलब कि बहुत ज्यादा डेंस फॉर्म में है, क्योंकि हम ऐसे एलोपैथिक मेडिसिन को यूज करते हैं जो क्या है, कफ को बहुत ज्यादा डिहाइड्रोलाइज कर देते हैं और उसे उसी जगह पे हार्ड बना देते हैं। जैसे एक सॉल्ट का अगर आपने नाम सुना हो, लेवोसिट्राजिन विद मोंटोलुकास्ट, ये एक सॉल्ट आता है, ठीक है। तो अगर आप इसे बहुत ज्यादा यूज करते हैं तो इसका जो मैकेनिक्स है, वो काम करने का तरीका क्या है, कि ये कफ को क्या कर देता है, डिहाइड्रोलाइज कर देता है। उसकी जो हाइड्रेशन पावर है, या जो कफ क्या करते सकता है, अपने साथ वाटर को रिटेन करता है, उस वाटर को ये निकाल देता है, जिससे कफ क्या होता है, अपना साइज और वॉल्यूम कम कर लेता है। ठीक, उस वक्त के लिए तो हमें वो क्या लगता है, राहत लगती है, बट वो क्या कर देता है, कफ को अंदर इकट्ठा कर देता है और हार्ड फॉर्म में इकट्ठा कर देता है। विद द टाइम क्या होता है, ये कफ इकट्ठा होता रहता है, और अगर वो नाक के इर्द गिर्द इकट्ठा होता रहा, ठीक, तो धीरे धीरे क्या होगा, वो नाक की हड्डी को बाहर या अंदर की ओर धक्का दे देगा, जिससे क्या होगा, जिसे कहा जाता है जैसे नाक की हड्डी बढ़ना, ठीक है, या ये कहा जाता है। तो इसमें क्या होता है, उन कैविटीज के इर्द गिर्द तो वो हार्ड कफ बढ़ता रहता है, और नाक की उन हड्डियों को धक्का देकर क्या कर देता है, एक और कर देता है, जैसे नाक हल्की सी टेढ़ी हो जाती है। तो बहरहाल मैं क्या समझाना चाह रहा हूँ, कि अगर आप क्या करेंगे, इस एक्यूमुलेटेड कफ के साथ, जो शरीर में रिटेन हो गया है कफ, इसके साथ अगर आप वातक्रम कपालभाति करेंगे, तो वायु की सीधी चोट कपाल पर नहीं पड़ सकती, ठीक है, क्योंकि बीच में क्या है, कफ आएगा, ठीक। तो उसकी पहले आपने क्या करनी पड़ेगी, क्लेंजिंग करनी पड़ेगी, सफाई करनी पड़ेगी। उसके लिए जो दो मार्ग, दो और कपालभाति आपको बताई, जो सेम रीजन की सफाई करती है, इसी वजह से उनका नाम भी कपालभाति रखा, ठीक। तो वो क्या करती हैं, व्युतक्रम कपालभाति और शीतक्रम कपालभाति। वो क्या करती हैं, आपकी एक्यूमुलेटेड कफ को धीरे धीरे क्या करती हैं, वापस हाइड्रोलाइज करती है, क्योंकि नमक पानी क्या करता है, नमक और पानी साथ में ऐसा सलाइन सॉल्यूशन है जो क्या कर सकता है, वहां पर कफ में वाटर को भर सकता है, वापस कफ को क्या कर सकता है, उसकी पुरानी फॉर्म में ला सकता है, ठीक। तो धीरे धीरे वो क्या करता है, कफ हाइड्रोलाइज होकर उसमें फ्लोइंग टेंडेंसी आ जाती है, फ्लो करता हुआ क्या आता है, शरीर से बाहर आ जाता है, ठीक। तो उस जगह पर पुराना अटका हुआ कफ, कई सालों पुराना अटका हुआ कफ भी क्या हो सकता है, वापस हाइड्रोलाइज होकर बॉडी से बाहर आ सकता है, ठीक। ये कपालभाति के किसी भी शीतक्रम या व्युतक्रम हो, उसके काम करने का तरीका, ठीक। ये रिटेन कफ की सफाई करता है। धीरे धीरे क्या होता है, उसके बाद नजल कैविटी और जितनी भी कैविटीज हैं इर्द गिर्द, क्या आपके जो कपाल के क्षेत्र में कैविटी है, उसकी भी सफाई जब कर देता है, अब साफ हिस्से में क्या हो सकता है, आराम से वायु ऊपर और नीचे जा सकती है, ठीक। तो कपालभाति, उसके बाद वातक्रम कपालभाति की जाती है, इसी वजह से की जाती है, ताकि, क्योंकि अब क्या है, ज्यादा संभावना है कि कपालभाति एक्चुअली में हो सकती है, क्योंकि उस जगह पे क्या हो चुका है, मल का त्याग हो चुका है, ठीक है, जो पुराना अटका हुआ मल था वो साफ हो चुका है, और कपालभाति के लिए उस वायु के लिए मार्ग खुला हुआ है, ठीक। अब वो क्या कर सकता है, साथ में कपाल के क्षेत्र की सफाई कर सकता है, ठीक। तब वातक्रम कपालभाति और व्युतक्रम कपाल, शीतक्रम कपालभाति और व्युतक्रम कपालभाति, तीनों प्रकार की कपालभाति को एक साथ रखा, ठीक। इसके साथ भी क्या है, और भी चीजों के क्या है, इन जगहों पे क्लासिफिकेशन है। जैसे जो धोती, जो मैंने शुरुआत में आपको बताया, तो उसका भी बहुत बड़ा सा चार्ट है, ठीक है, जिसमें अंतः धोती आती है, ठीक है, हृदय धोती आती है, ठीक है, बड़ा चार्ट है। मैं इसका पहले आपको पीडीएफ प्रोवाइड कर, ठीक है, पीडीएफ देखने के बाद अगर कोई क्वेश्चन अराइज होते हैं, ठीक, उसे हम कल डिस्कस कर लेंगे आराम से, ठीक। नहीं होता है, अगर आप दूसरे सब्जेक्टों से पढ़ चुके हैं, तो नोट्स आपके काफी हेल्पफुल होंगे, ठीक है, वो आपके लिए यूजफुल होंगे, तो उन चीजों को आप अपने पास रख सकते हैं, ठीक। अगर मैं बात करूं इसके लक्ष्य की, ठीक है, इसके साथ मतलब कुछ तीन तो हमने लक्ष्य पहले इसके डिस्कस किए, ठीक है। उसके बाद किन लक्ष्यों की मैं बात कर रहा हूँ, तो ये क्या है, इसके बेनिफिट्स, ठीक है, कि षटक्रम से क्या फायदे, क्या बेनिफिट होते हैं शरीर को, ठीक, या योग साधना, ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू मैं बात करूं, अगर ग्रहण संहिता, ठीक, तो अकॉर्डिंग टू ग्रहण संहिता जो एम है, ठीक, जो और जो बेनिफिट है किसका, षटकर्मों का, वो क्या बताया गया है, शोधन, ठीक है, ये 1.9 सूत्र में बताया गया है ग्रहण संहिता के, ठीक। पहले अध्याय के जो 9वां सूत्र है, ठीक है, उसमें इस चीज का उल्लेख है, तो रेफरेंस आप नोट के लिए लिख सकते हैं, अगर आपके पास ग्रहण संहिता है तो आप उससे देख भी सकते हैं, ठीक। तो इसमें जो षटकर्मों का जो एम बताया हुआ है, लक्ष्य बताया हुआ है, या उसका बेनिफिट है इस जगह पे, वो क्या बताया गया है, शोधन, ठीक है, यानी कि क्लेंजिंग की एक टेक्निक है, जिसका मैं ऊपर भी डिस्कस कर चुका हूँ, ठीक। अगर क्वेश्चन आता है ग्रहण संहिता के अनुसार
षटकर्म का क्या लक्ष्य बताया गया, ठीक। तो टोटली डिफरेंट होगा, क्योंकि मैं ऊपर किस चीज की बात कर रहा हूँ, सिर्फ एम ऑफ षटकर्म, लक्ष्य षटकर्म का, किसी भी चीज का मैं रेफरेंस यूज नहीं कर रहा हूँ, ठीक है। तो उन जगहों पे तो क्या है, वो मलों की सफाई करते हैं, ठीक, और दोषों को शांत करते हैं, और अंत में वो क्या करते हैं, मेद का शोधन करते हैं। बट अगर अब क्वेश्चन आता है कि ग्रहण संहिता के अकॉर्डिंग, ठीक, जो एम ऑफ या बेनिफिट ऑफ षटकर्म है वो क्या चीज है, वो शोधन है, ठीक है, यानी कि क्लेंजिंग ऑफ अ बॉडी, ये चीज है, ठीक। अगर मैं बात करूं हठ रत्नावली, ठीक, अगला टेक्स्ट आप लिख लीजिए, हठ रत्नावली, ठीक। इसके अकॉर्डिंग, इस ग्रंथ के अकॉर्डिंग जो एम या कहें बेनिफिट ऑफ षटकर्म है, ठीक, वो क्या क्या है, तो लाइन वाइज आप लिख लेंगे इसे, ठीक। मेद शोधन, मेद शोधन यानी कि जो मेद की सफाई करता है। दूसरा, ये पूर्व कर्म है किसके, प्राणायाम के ठीक पहले षटकर्मों का अभ्यास बताया गया है हठ रत्नावली, ठीक है, प्राणायाम से ठीक पहले, यानी कि प्राणायाम की पूर्व स्थिति बताया गया है षटकर्मों को, ठीक। अगला है चक्राशोधन, ठीक है, यानी कि चक्रों की शुद्धि करते हैं, ठीक, चक्र शुद्धि। अगला बताया गया सर्व रोग नाशक, यानी कि सभी प्रकार के रोग जो हैं उनकी सफाई करता है, उनका नाश करता है, उनको नष्ट करता है, ठीक। तो क्योंकि आयुर्वेद के अकॉर्डिंग सभी रोगों की जो उत्पत्ति है वो क्यों होती है, दोषों में विषमता आने के कारण। जो वात पित्त कफ तीनों प्रकार के दोष में अगर इनमें क्या आने लगे, विषमता आने लगे, इनके बीच का जो इक्विलिब्रियम है वो किसी टाइप से, किसी वजह से डिस्टर्ब हो जाए, तो क्या हो जाता है, किसी भी प्रकार के रोग पैदा हो जाते हैं, ठीक है, विजातीय द्रव्य शरीर में आ जाते हैं, रोग पैदा हो जाते हैं। तो क्योंकि ये तीनों दोषों को क्या कर देता है, शांत कर देता है, ठीक है, उनकी क्लेंजिंग भी कर देता है। तो इसी वजह से सर्व रोग नाशम, ये इनका बेनिफिट, ठीक है। अगला मोक्ष और आरोग्य में भी ये भी इनके बेनिफिट बताए गए हैं कि मोक्ष, ठीक है, तो क्योंकि मोक्ष में भी ये मदद करने वाला है, क्योंकि अंततः क्या है, योग साधक की ये क्या कर रहा है, क्लेंजिंग कर रहा है, ठीक। तो मोक्ष यानी कि इस जगह पे दो इसके बेनिफिट समझ सकते हैं आप। एक तो शरीर के स्तर पर मोक्ष देता है, ठीक है, मोक्ष मतलब मुक्ति, ठीक। तो शरीर को मुक्ति देता है, तो शरीर को मुक्ति मतलब इस जगह पे ये नहीं है कि मृत्यु देता है, शरीर को मुक्ति देता है मतलब कि शरीर को रोगों से मुक्ति देता है। और दूसरा, योग साधक की साधना में क्या करने वाला है, ये गति करने वाला है, ठीक। तो ऊपर के जैसे एक और पॉइंट जैसे मैंने पीछे डिस्कस किया कि चक्रा शुद्धि, ठीक है, अगर ये चक्रों की शुद्धि करता है तो साथ में क्या होगा, चक्रों की शुद्धि के साथ शरीर की चेतना भी बढ़ेगी, और शरीर की अगर चेतना बढ़ेगी तो क्या किन चीजों में मदद करेगा, साधना में मदद करेगा और मोक्ष में भी मदद करेगा, ठीक। और जो आखिरी पॉइंट कहा, वो आखिरी पॉइंट है आरोग्य, ठीक है, आरोग्य देने वाला, ठीक। ये फिर से वही हेल्थ है, ठीक है, या आरोग्य के ब्रैकेट में आप स्वास्थ्य भी लिख सकते हैं, ठीक है, अपने समझने के लिए। ओके, तो ये दो ग्रंथों के अकॉर्डिंग जो मेन क्या है, बेनिफिट ऑफ एन एम ऑफ षटकर्म, ठीक। ये 6 प्रकार के कर्म हैं, इससे रिलेटेड जो बड़े से क्वेश्चन हैं जो आपके मन में पैदा होने चाहिए, उन चीजों के लिए मैं आपको टेक्स्ट पीडीएफ जरूर प्रोवाइड करूंगा। अभी तक अगर कोई दिक्कत हो आपको, ठीक है, या षटकर्मों के भीतर कोई चीज समझ में ना आती हो, तो उन चीजों को हम डिस्कस कर सकते हैं अभी, ठीक। तो किसी की भी कोई क्वेश्चन हो तो जरूर पूछ लें आप। विजय सर, आप प्लीज एक बार और कपाल भारती वाला एक बार और डिस्कस करेंगे। आपने बोला था कि कपाल भारती करते वक्त जब हम समान में इट पुश द समान वायु, right, or it goes upward towards the vyana and udana and then goes to the prana. So जो अपान वाला area है नीचे वाला, it does not affect with that, or मूलबंध, हाँ, मूलबंध लग जाएगा ना, तो अपान वायु तो नीचे से पुश देने वाली है, ओके, ठीक है, वो क्या देगी, वही बेस देगी, वही जंप देगी उस वायु को, ठीक है। उसके बाद समान वायु से प्रेशर क्रिएट होगा, ये वायु एक दूसरे के ऊपर है ना, ठीक। जैसे शब्द कहा जाता है कि मेरे गैस हो रही है और मेरे सर में चढ़ गई है वो गैस, ठीक। तो क्या चीज हुई इस जगह पे, क्या वो पेट की गैस सर पे जा सकती है, या समान वायु उस जगह पे गई, तो समान वायु ने क्योंकि अपना एरिया थोड़ा सा डिस्प्लेस कर लिया, तो ये क्या करती है, सभी वायु को ऊपर की ओर धक्का देने लगती है, ठीक है। जो ऊपर उदान वायु है उस पर भी प्रेशर पड़ता है,
तो गैस के इर्द गिर्द आपको देखना कि इस एरिया पर अंदर से क्या लगेगा, धपधपी सी लगेगी, ऐसा लगेगा कि कोई चीज अंदर से पुश कर रही है या थपथपा रही है, ठीक है। अगर आप ध्यान देंगे तो वो अंदर की एयर है, यानी कि वायु है। अब इस एरिया पर जो एयर होगी उसे नीचे से प्रेशर मिल रहा है, ठीक। क्यों मिल रहा है? क्योंकि पेट के इर्द गिर्द एसिडिटी क्रिएट होने से, ठीक, और ज्यादा गैसेस बनती है, ठीक है। अब अगर उस जगह पे गैसेस का एरिया बढ़ेगा, एक तो ऊपर की ओर वो क्या करता है, प्रेशर को एग्जर्ट करता है। खाली पेट ज्यादा गैस्ट्रिक बनती है। क्यों बनती है? क्योंकि नम फूड है बॉडी के अंदर जो क्या करे, अपने साथ गैस को क्या करे, एक फॉर्म में नीचे की ओर ले जाए, ठीक है। उस चीज की भी उस जगह पे क्या होती है, अनवैकेंसी होती है, ठीक है, वो भी उस जगह पे एब्सेंट है। तो इस वजह से मैकेनिक्स काम कर पाता है, ठीक। ऐसा ही काम करता है कौन, कपालभाति। ये उसी प्रेशर को ऊपर की तरफ यूज कर रहा है, ठीक। पर अब कपाल की शुद्धि के लिए इसे इस्तेमाल किया। अभी तक क्या है, ट्रैक बिल्कुल साफ है। हम कपालभाति में व्युत क्रम और शीत क्रम को इस्तेमाल करके उस जगह पे शोधन भी कर चुके हैं। अब वात क्रम को, ठीक है, अपनी इच्छा से इन वायुओं को हम ऊपर की ओर धक्का देते हैं, ठीक है। क्यों धक्का देते हैं? मूल बंद के साथ अगर आप ऐसा करते हैं तो एक तो ये क्या करेंगे, ट्रैक को भी साफ करेंगे, और अंततः जो फायदा देते हैं, जो कोई भी षटकर्म नहीं दे पाता, वो क्या है, कपाल भाती, ठीक है। यानी कि कपाल की रीजन की सफाई कर सकते हैं, ठीक। कपाल में चमक लाते हैं ये कहा जाता है। तो कपाल में चमक लाने का क्या मतलब है? क्यों दिमाग में, यानी कि सोचने समझने में चमक लाता है, क्रिएटिविटी लाता है, ठीक है। उनमें शार्पनिंग लाते हैं, लॉजिकल माइंड और अच्छा काम करता है, तर्क निष्ठता बढ़ती है, ठीक। तो सोचने समझने की क्षमता के साथ साथ विचारों में भी शुद्धि आती है, विवेक में भी शुद्धि आती है। ये इसके तो कुछ फंक्शन। जब हम कपालभाति करते हैं तो पहले आप मूलबंध चक्र लगाने के बाद you press your stomach, the saman one, and then you keep on breathing up and down. और उसके बाद जब आप रिलीज करते हैं, फुली रिलीज करते हैं, सपोज करो कि मेरा जो टाइम स्पैन है वो 30 सेकेंड्स का है या 1 मिनट का, डिपेंड्स अपॉन कि आप कितनी प्रैक्टिस कर रहे हैं। और जब आप रिलीज करते हैं तो दैट ऑल द वायुस गोज आउट, और फिर अपान गोज आउट फ्रॉम योर मूल चक्र। नो, ये टोटली ऐसे ही काम नहीं करता है। देखिए, हम इस जगह पे इंस्ट्रक्शन नहीं देते हैं क्योंकि मूल बंद आप बिकॉज मैं आपसे इसलिए पूछ रही हूँ, इट इज वेरी कॉम्प्लिकेटेड। मेरे लिए बहुत कॉम्प्लिकेटेड है। मतलब करना इज नॉट कॉम्प्लिकेटेड, बट टू अंडरस्टैंड कि वायु किस तरह से वर्क कर रही है आपके अंदर, हाउ इट इज गोइंग एंड हाउ इट इज कमिंग आउट, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड फॉर मी, टू थियोरेटिकली ऑल्सो। ओके, मैं समझ गया इस जगह पे आपका क्वेश्चन। तो पहले इनके स्वस्थ स्थान को देखिए। जब आपने क्या नहीं किया, कुछ भी मान लीजिए कपालभाति नहीं किया है, ठीक है, कोई भी क्रिया आप नहीं कर रहे हैं, फिर भी इन वायुओं की कुछ ना कुछ क्या है, कार्य है, ठीक है। शरीर में कुछ ना कुछ कार्य है। और जैसे आप सांस लेते हैं, एक सांस क्या होती है, 5 वायु में फटाफट टूट जाती है, ठीक है। 5 वायु में टूटकर वो अपान वायु को अपान का हिस्सा चला जाता है, समान वायु को समान का हिस्सा, प्राण को प्राण का, उदान को व्यान को अपना अपना हिस्सा चला जाता है। हर एक सांस के साथ वो अपना हिस्सा ले जाते हैं, ठीक है। और स्वस्थ शरीर में ऐसा अपने आप होता रहता है, ठीक। अब ये उनके डायरेक्शन के ऊपर है कि अपान वायु किस तरफ जाएगी, प्राण वायु किस तरफ जाएगी, ठीक। वो अपने अकॉर्डिंग उनके वर्ग निर्धारित है, ठीक। अब जैसे आप क्या करते हैं, मैंने कहा कि हम इस जगह पे ऊपर से इंस्ट्रक्ट नहीं करते कि आप मूलबंध लगाइए, ठीक है। क्यों नहीं इंस्ट्रक्ट करते? क्योंकि हम कपालभाति के दौरान या तो सुखासन या पद्मासन या आप वज्रासन या अर्ध पद्मासन, इन स्थितियों में बैठते, ठीक है। इन स्थितियों में बैठते ही क्या है कि जो आपके मूल बंद का जो स्थान है, ठीक है, वो अपने आप उन जगहों की मसल कुछ ना कुछ क्या हो जाती है, कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है, कुछ ना कुछ उनके ऊपर प्रेशर आ जाता है। अगर आप कोशिश ना भी करें, आप देखना मूल ये पद्मासन पूर्ण लगने पर अपने आप हल्का फुल्का मूल बंद लग जाता है, ठीक। उसके साथ आप थोड़ा भी अगर प्रैक्टिस करते हैं कि उसको कपालभाति को, अपने आप ऑटोमेटिकली मूल बंद लग जाए, ठीक है। आपने कोशिश नहीं करनी पड़ेगी। तो क्या कर देगा, उस द्वार को, जो रास्ता है मूल बंद इसका अपान वायु का, उस रास्ते को थोड़ा सा छोटा कर देगा, ठीक है, क्योंकि उस जगह पे उस प्रेशर को ऊपर की ओर हमने यूज किया, ठीक। तो उतनी देर के लिए जो अपान वायु है वो बेस बनेगी उन सभी वायुओं के लिए, ठीक है। और जैसे आपने क्या किया, अब इस जगह पे आपने होल्ड नहीं करना है, आप कई देर तक भी कर सकते हैं। जैसा आप 30 सेकंड वाला रूल कॉन्सेप्ट यूज नहीं कर सकते, ठीक है, क्योंकि मूल बल लगाया ही नहीं है, कोई एफर्ट डाला नहीं है, ठीक है। तो छोड़ने जैसा क्या है, ठीक। तो ये एक बात तो पूरी हुई। और दूसरी चीज, जैसे आप इस चीज को क्या करते हैं, रिलीज करते हैं। मान लो आपने अंततः क्या किया, 50 स्ट्रोक किए कपालभाति के और अंत में आप रुक गए, ठीक है। तो क्या होगा उसके बाद वायुओं का, जैसे आप शिथिल छोड़ देंगे तो वायु अपने अपने स्थान में वापस जाने लगेगी,
ठीक है, अपने अपने स्थान पर वापस अपना अपना कार्य करने लगेगी, क्योंकि वो किसके साथ जुड़ी है, हर एक सांस के साथ जुड़ी हुई है। ठीक है, तो अपने अपने स्वास्थ्य स्थान में वो चली जाएंगी, इस जगह पे कंफ्यूजन जैसा कुछ नहीं है। ठीक, तो वापस क्या होगा, जैसे आप आसन को भी रिलीज करते हैं, तो आसन के रिलीज के साथ ही क्या होगा कि मूल बंध के इर्द गिर्द की जो मसल्स हैं, ठीक है, वो भी रिलीज हो जाएंगी। तो अपान वायु अपने जो पूर्व काम है, निर्धारित काम है जो उसका, जो उसकी नियति है, उसको फॉलो करेंगे। ठीक, बट इन मेडिटेटिव पोस्चर्स वी नीड की एनर्जी ऊपर की ओर चढ़े। ठीक है, तो मेडिटेटिव पोस्चर को ऐसे फॉर्म किया गया है कि मूल बंध के इर्द गिर्द की जो मसल है, वो पहले तो विदाउट एनी एफर्ट क्या कर रहे हैं, हल्का फुल्का मूल वायु को, जो अपान वायु है, उसकी डायरेक्शन हल्का फुल्का चेंज कर दे, या उसके द्वार को थोड़ा सा छोटा कर दे। ठीक है, उसके साथ आप कोई भी प्राणायाम करते हैं तो बेस की तरह काम करती है। अब साथ में अगर आप बंद का इस्तेमाल कर रहे हैं किसी ना किसी एक्टिवेशन के साथ, ठीक है, तब क्या है, उतने देर के लिए अपान वायु अपनी डायरेक्शन चेंज करती है। क्यों चेंज कैसे करती है, कभी भी आपकी अपान वायु आपके सर तक नहीं पहुंचेगी। ठीक है, अपान वायु तो अपनी जगह ही रहेगी, पर वो क्या करेगी, नीचे से स्ट्रॉन्ग बेस देगी किसे, समान वायु। ठीक है, और समान वायु बेस देगी, स्ट्रॉन्ग बेस देगी आपके समझ लीजिए प्राण वायु को, उदान वायु को। ठीक है, और ऐसे ही प्रेशर, ऐसे ही एनर्जी, ऐसे ही कॉन्शियसनेस ऊपर की ओर चलता है। तो जितना ज्यादा क्या होगा, हार्ड बेस होगा नीचे, ठीक है, उतना ज्यादा क्या होगा, ऊपर की ओर जंप हो सकता है। दलदल में आप बहुत ज्यादा ऊंचा जंप नहीं कर सकते। ठीक है, पर अगर I got it now. कि thank you so much. Means कि the prana, all the 5 pranas are going to be stable in their own place, but they are getting pushed by each other. Yeah. Yes. Okay. Thank you so much. और ये अंततः क्या है, पांचों के पांचों प्राणी है। ठीक है, इनमें सेम चीज है, क्योंकि वो सेम चीज से ही बने हुए हैं। तो प्राण मतलब एनर्जी है। ठीक है, तो एनर्जी को ऊपर की ओर ले जाओ। ठीक है, thank you so कलेक्टिव much. जो मानते हैं जी। Clear हो और गया. किसी को कोई सवाल, कोई कंफ्यूजन हो, कोई सवाल हो, उसे आप पूछ लीजिए। अदर जो षटकर्म की जो मैं पीडीएफ अभी प्रोवाइड करूंगा, उससे भी आपको काफी चीजें अगर पहले पढ़ चुके हैं तो उसमें मदद मिल जाएगी। अगर क्वेश्चन उठते हैं तो उन चीजों को आप कल पूछ सकते हैं। ठीक है, रेदर हम कल प्रिंसिपल ऑफ योगासन पहले हम डिस्कस कर चुके हैं। ठीक, वैसे हम एक बार क्विकली रिकैप कर लेंगे उसे, और उसके बाद अब जो फर्स्ट पार्ट है इसका आपके सिलेबस का, उसे मैं पढ़ा रहा हूँ। ठीक है, तो 1.15 आई थिंक ये पॉइंट था। ठीक है, आपके उसका सिलेबस का। ठीक, 1.15 पॉइंट पर क्या था, आपके प्रिंसिपल ऑफ षटकर्मा एंड द टाइप। ठीक, ये सब कुछ था, इसको मैं क्विकली पूरा कवर कर दूंगा आपके पीडीएफ के अंदर। ठीक है, फिर भी कोई क्वेश्चन रहता है तो आप पूछ लो। ठीक, उम्मीद करता हूँ आज के इस लेक्चर में आपको बहुत ज्यादा कंफ्यूजन ना हो, क्योंकि आप इसे पहले पढ़ चुके हैं, या जिन लोगों ने क्या किया है, पहले मास्टरिंग योगा किया है, उनके लिए तो काफी इजी है इसे समझना, बहुत ज्यादा टिपिकल नहीं है, कोई भी इतना नई चीज नहीं है इसके भीतर। ठीक, कॉन्सेप्ट में कुछ ना कुछ क्या रहती है, कभी कभी कंफ्यूजन रहता है, उसे आप क्लियर करें। ठीक, और किसी का कोई सवाल हो तो प्लीज पूछ लीजिए, रदर आज के लिए बात पूरी होती है। ठीक है, कल की प्रैक्टिस क्लास में मिलते हैं फिर आपसे, और अपनी अपनी बारी की सभी लोग ध्यान रखें। हाँ जी सर, आपने ये मोक्ष और आरोग्य बताया, जैसे तो मोक्ष मीन्स रोगों से मुक्ति। हाँ, इस जगह पे रोगों से मुक्ति भी कह सकते हैं, और मोक्ष के लिए क्या करेगा, द्वार खोल देगा। ठीक है, अंततः जो मुक्ति है ना, वो साधक को मिलेगी, पर साधना का मार्ग भी तो साफ होना चाहिए, खुला होना चाहिए ना। ठीक, तो वो क्या करेगा, मोक्ष की तरफ अग्रसर करेगा, मोक्ष के लिए रास्ते को खोल देगा। ठीक है, जैसे आप षटकर्म करते हैं तो क्या होगा, मोक्ष के लिए रास्ता खुल जाएगा, मार्ग को और साफ कर देगा। ठीक, थैंक यू सर। ओके, चलिए कल सुबह की प्रैक्टिस क्लास में मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार। Thank you, sir. Thank you, sir. थैंक यू सर। धन्यवाद सर। Thank you, sir. धन्यवाद, sir.